हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों शुंग, कंड और सातवाहन वंश, इन तीनों वंश के बारे में दोस्तों आज डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हमने और भी मगध के जो वंश थे उनके बारे में डिस्कस किया है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने मगध पर जिन वंशों ने शासन किया था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के बारे में बताया था। ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। इसी ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसके बाद इसका पुत्र आता है, उसका नाम क्या है, बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार के बाद आता है उसका उत्तराधिकारी कौन है, बिंदुसार का अशोक। ठीक है। अशोक के बाद क्या होता है, जिस अशोक के बाद ही दोस्तों मौर्य वंश का पतन शुरू होने लगता है। क्या होता है, मौर्य वंश का क्षय होने लगता है और बस उसी के बाद ये वंश, ठीक है, उन्हीं के बाद इनके वंशों के आने के होती है। ठीक है। चलिए तो उसके बारे में देखते हैं। जो अशोक था, जो दोस्तों अशोक को कहते हैं दोस्तों चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही क्रूर था और निर्दयी था। ठीक है। गरीब अमीर ये किसी को नहीं देखता था, सब पर अत्याचार करता था, बहुत भयंकर था और कहने को दोस्तों बहुत ही अच्छा भी था। ठीक है। और इसने अपने मगध पर बहुत ज्यादा विस्तार किया था अपने वंश का। ठीक है। मौर्य वंश का बहुत ही अधिक विस्तार सबसे ज्यादा तो उसी ने किया था। ठीक है। तो चलिए तो और अक्सर एकदम से हुआ क्या कि मतलब मौर्य वंश का इसी के बाद जो पतन होना शुरू हो गया, इसका कारण क्या था। इसका कारण था दोस्तों इसने अहिंसावादी यानी अहिंसावादी पथ को इसने अपनाने लगा और साथ ही इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ा और बौद्ध ठीक है, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाया, साथ ही इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाते हुए इसने उसका प्रचार प्रसार भी करवाया। ठीक है। प्रचार प्रसार भी करवाया कहते हैं दोस्तों इसने अपने पुत्र और पुत्री यानी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी इसने प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है। और तभी इससे क्या हुआ था, पूरे मगध में दोस्तों बौद्ध धर्म इस तरह से प्रचार प्रसार हुआ था कि पूरे मगध में बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हो गए और पूरे मगध में बौद्ध धर्म की चर्चा यानी बौद्ध धर्म पूरी तरह से फैल गया था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, एकदम से अहिंसावादी हो गया, कहते हैं अहिंसावादी हो गया और बिल्कुल अत्याचार इसने खत्म कर दिया, बिल्कुल भी कुछ नहीं करता था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है। चलिए तो और देखते इसके बारे में। और इसी के बाद क्या हुआ था दोस्तों, अब जब जो विदेशी राजा थे और इसके पास के बोलते हैं ना, अगल बगल के जो राजा थे, उनको ये पता लगने लगा कि अब ये राजा जो अशोक है ना एक तरह से अपाहिज होने लगा है। ठीक है। इसके बाद आता है क्या कहते हैं, इसके बाद आता है बृहद्रथ, यानी अशोक के बाद बृहद्रथ आता है। बृहद्रथ के राजा बनने तक दोस्तों, बृहद्रथ जब तक आता है तब तक तो मौर्य वंश का पूरी तरह से पतन होने लगता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है मौर्य वंश, जो बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। और इसी के बाद क्या होता है, मौर्य वंश का ही एक सेनापति था, मौर्य वंश का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था, पुष्यमित्र शुंग दोस्तों। ठीक है। मौर्य वंश का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और इससे जब ऐसा लगता है कि जो बगल के जो राजा होते हैं ना और पास क्षेत्र के, जिस तरह से कि वो इन पर हमला करने वाले हैं और अपना शासन जमाने वाले हैं, अपने अधिकार को, जैसे इसके क्षेत्र जिसने चंड अशोक ने बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया था अपने वंश मौर्य वंश में। ठीक है। बहुत कुछ मानो तो बहुत कुछ ज्यादा ही अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो उसका क्या हुआ था, उसे ऐसा लगा कि और बगल के जो राजा हैं वो इस पर अब अधिकार जमाने की कोशिश करने में है। ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने ही राजा की हत्या कर दी। ठीक है। अपने ही राजा की हत्या कर दी, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा की हत्या कर दी और इसने अपने नए वंश की स्थापना की। नया वंश कौन सा था, शुंग वंश। ठीक है।
तभी इसने नए वंश शुंग वंश की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं आगे। यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अब यहाँ से हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने राज्य स्थापित किया। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग। और इसने स्थापना कब की? 1884 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? इसका शासनकाल दोस्तों माना जाता है, ये आप डेट को दोस्तों हिस्ट्री में आप डेट कोई भी फिक्स नहीं है, किसी भी किताब में आपको एक फिक्स डेट नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कहीं तो 84 मिल जाएगी, 85 मिल जाएगी और 87 भी मिल जाएगी। तो इस पर आपको ज्यादातर ध्यान नहीं देना। अगर इस तरह से प्रश्न वैसे पूछा जाए, उम्मीद नहीं है कि इस तरह से डेट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पक्का है दोस्तों, एक ही डेट फिक्स आएगी। ठीक है, 84 आए या 86 आए 87 आए, ये आप कंफर्म कर लेना। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आए बस वही आए, ये नहीं आएगा कि तीनों चार जो डेट दी हुई है वो बिल्कुल आया, 84 भी आया, 85 भी आया। आप इसमें कंफ्यूज हो, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम देखते हैं। तो 1885 से 73 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। किसने? 73 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, लगभग 112 वर्ष। ठीक है, लगभग 112 वर्ष इन्होंने शासन किया था शुंग वंश ने। ठीक है, मगध पर। अब इसके बाद आती है पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया था? इसने किया था दोस्तों 36 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 36 वर्षों तक शासन किया था। अब इसके बाद चलते हैं, अपनी राजधानी इसने शुंग वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? यानी विदिशा में। कहाँ पर की थी दोस्तों? विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की पुष्टि कहाँ से मिलती है दोस्तों? इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इसकी पुष्टि कहाँ से मिलती है? इसकी पुष्टि मिलती है पतंजलि के महावास्य से। ठीक है दोस्तों, पतंजलि के महावास्य से इसकी पुष्टि मिलती है। और अधिकतर हिस्सा इसने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, जो इसका हिस्सा जो अशोक के बाद जो मौर्य वंश का जो अधिकार क्षेत्र था, इसने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश कामयाब भी हुआ था। ठीक है, इसने अपने जो पहले मौर्य वंश में जो अधिकार थे वो उसने पाने की पूरी कोशिश की और इसने कुछ पा भी लिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। पहले स्मृति ग्रंथ कौन सा था? मनुस्मृति। और इसी के काल में क्या हुआ था? मनुस्मृति की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप सभी को पॉइंट याद रखना है। अब चलते हैं आगे। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र का नायक कौन था? इसका नायक था अग्निमित्र था। ठीक है दोस्तों, इसका नायक कौन था दोस्तों? अग्निमित्र था। और अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। किसका? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था ये। ठीक है दोस्तों, ये अग्निमित्र जो इसका पुत्र था। ठीक है, अब अगला शासक यही बनता है। ठीक है, तो इसमें ये तो ऐसे ही कुछ समय तक करते रहे। और इसमें करीब शुंग वंश में 10 शासकों ने शासन किया था। कितने ने? 10 शासकों ने शासन किया था। अब चलते पांडनी अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। पांडनी अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने क्या किया था? महाभाष्य लिखा। और आगे चलते भरभूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण। भरभूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण इसी वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था दोस्तों? शुंग वंश में हुआ था। किसका? भरभूत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण इसी वंश में हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या अमात्य वसुदेव, यानी अमात्य वसुदेव जो था कंड वंश का। ठीक है, अमात्य वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी। किसने? अमात्य वसुदेव ने। देवभूति की हत्या किसने की थी? अमात्य वसुदेव ने की थी और 73 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे चलते हैं। मगध की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? वासुदेव। कौन बैठ जाता है दोस्तों? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव ने आगे क्या किया? वासुदेव ने ही कंड वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद इसने कंड वंश की स्थापना की, जो आप देख पा रहे होंगे। और कंड वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? इसका शासन करीब माना जाता है दोस्तों 45 वर्षों तक। ठीक है, कंड वंश ने कम से 45 वर्षों तक शासन किया था। और इसमें कितने शासक थे? अरे चार शासन रहे थे। ठीक है, कंड वंश का संस्थापक कौन था?
वासुदेव थे। कंड वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 9 वर्ष तक शासन किया था इस पर, ठीक है, 9 वर्षों तक। अगला अगला शासक कौन आता है? भूमिमित्र आता है। इसका उत्तराधिकारी जो था भूमिमित्र अगला शासक बनता है, और इसे करीब करीब 14 वर्ष तक शासन करता है। ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इसके विषय में कुछ खास जानकारी भी नहीं मिलती है दोस्तों। जितनी है आप सभी को देने की कोशिश है और उतनी मैं आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते। अगला शासक था भूमिमित्र। कौन था अगला शासक? भूमिमित्र। ये दूसरे नंबर का था। इसने 14 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक शासन किया था दोस्तों। भूमिमित्र का नाम सिक्कों पर भी गुदा हुआ मिला था। किस पर? भूमिमित्र का नाम जो है सिक्कों पर मिला था। इसकी जानकारी सिक्कों से ही मिलती है, ठीक है दोस्तों। इसकी जानकारी, भूमिमित्र की जानकारी, ये अगला शासक था तो इसकी जानकारी सिक्कों से मिलती है और ये सिक्कों पर इसका नाम भी मिला था। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला शासक था नारायण, ठीक है दोस्तों। जो तीसरे नंबर का शासक था, ठीक है दोस्तों, ये था नारायण। कौन था? नारायण। इसने 12 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक किया था? इसने 12 वर्ष तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। जो कंड वंश था दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का था शासक था दोस्तों कंड वंश, वो था सुशर्मा, ठीक है दोस्तों, सुशर्मा था। और इसकी सुशर्मा की हत्या सातवाहन वंशी सिमुख ने की थी। किसने? सुशर्मा की हत्या दोस्तों सातवाहन वंशी सिमुख ने की थी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, सिमुख ने इसकी हत्या की थी, सातवाहन वंशी सिमुख ने, ठीक है। अब चलते आगे। इसकी जानकारी पुराणों से मिलती है। जो सातवाहन वंशीय सिमुख था, इसने हत्या किसकी की थी? सुशर्मा की थी। जो अंतिम शासक था किसका? कंड वंश का। कंड वंश का अंतिम शासक था, इसकी सिमुख ने हत्या की थी। इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों पुराण से। पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। अब चलते आंध्र सातवाहन वंश। अगला वंश कौन सा आता है? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश क्यों कहते हैं इसे? आंध्र वंश और सातवाहन वंश क्यों कहते हैं दोस्तों? तो पुराणों में इस वंश की पुराणों में इस वंश को क्या कहा जाता है? आंध्र कहा जाता है। और अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया? आंध्र सातवाहन वंश कहा गया। क्या कहा गया? आंध्र सातवाहन वंश कहा गया, ठीक है। अब चलते इसके क्षेत्र के बारे में। इसका क्षेत्र कहां से कहां तक था? इसका क्षेत्र था दोस्तों महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। ये महाराष्ट्र पूरा नहीं दोस्तों, कितना? महाराष्ट्र पूरा नहीं और आंध्र प्रदेश पूरा नहीं। ये आप देख सकते हो मैप वाइज, ठीक है। तो ये था, ठीक है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर महाराष्ट्र है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या? यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ से जो कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा इसका, इस तरह से दक्षिणी भाग में, इसमें दक्षिणी भाग में इसका क्षेत्र था, ठीक है। कुछ महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश का ये मध्य भाग जो पूरा था, ये इसका क्षेत्र था। चलिए तो अब अगले पर चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्षेत्र था। और ये राजा कुछ ज्यादा चल नहीं सका था, क्योंकि इसकी कुछ कमियां थी। ये भोग विलास में कुछ ज्यादा डूबा रहता था। और उसके बाद क्या हुआ था? कान्हा आया था। कान्हा वंश, कान्हा शासक। अगला शासक कौन आता? कान्हा, ठीक है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे कान्हा, इसे कान्हा और कान्हा भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जानकारी शिलालेख से मिलती है दोस्तों, ठीक है। इसकी जानकारी शिलालेख से मिलती है। अगला शासक के बाद कौन आता है? कान्हा आता है। और कान्हा के बाद, कान्हा भी कुछ ज्यादा समय तक शासन नहीं किया। उसके बाद आता है पुत्र। इसका पुत्र कौन था? सतकर्णी। गौतमी पुत्र कौन था? सतकर्णी, ठीक है। सतकर्णी प्रथम अगला शासक होता है। यह दोस्तों इस वंश का सबसे महान शासक भी कहा जाता है। सतकर्णी जो है दोस्तों बहुत महान शासक भी कहा जाता है। और इसके बारे में जानकारी, और इसे सतकर्णी को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणपति और पश्चिमपति और अप्रतिहित और चक्र का चालक। अप्रतिहित, चक्र का चालक और सतकर्णी और प्रतिष्ठानपति दोस्तों, ये इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। नागनिका के नानाघाट अभिलेख, ये क्या चीज है दोस्तों? नागनिका के नानाघाट अभिलेख। ये नागनिका कौन थी? नागनिका एक राजकुमारी थी जो सातकर्णी की पत्नी थी। इस सातकर्णी से इसकी शादी हुई थी, ठीक है। किसकी? सातकर्णी से
नागनिका की शादी हुई थी और यह इसकी पत्नी थी। इसने ही अभिलेख खुदवाए थे, ठीक है, इसने उस समय अभिलेख खुदवाए थे, उन्हीं अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब चलते सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। क्या करवाया था? इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ तक इसके बारे में कुछ जानकारी थी दोस्तों, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। चलिए।